आइरिस एक सुबह उठती है और अपने सोए हुए पति की नजर से बचकर कैलिफोर्निया के एक राज्य पार्क में चली जाती है। वो अपने छोटे बेटे माटेओ के लिए शोक करती है, जिसकी मृत्यु एक पारिवारिक हाइकिंग ट्रिप के दौरान हुई थी। वो माटेओ की खिलौने की नाव लेकर एक पेड़ के आधार पर बनाए गए स्मारक पर जाती है। जब वो एक चट्टान के किनारे पर खड़ी होकर आत्महत्या करने की सोच रही होती है तो रिचर्ड उसे रोकता है। फिल्म शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आइरिस है। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और किसी बात का बहुत दुख हो रहा है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपनी कार लेकर जंगल में आती है। फिर वो जंगल से होकर गुजरती है और सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचती है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि आइरिस का एक छोटा बेटा था। किसी कारणवश उसकी अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए इन दिनों आइरिस बहुत दुखी है, लेकिन वो खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। अब वो इस दुनिया को छोड़कर अपने बेटे के पास जाना चाहती है। इसका मतलब है कि वो मरना चाहती थी। वो पहाड़ के किनारे पर खड़ी हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक लड़का जिसका नाम रिचर्ड था वहां आ गया। उसकी हालत देखकर वो भी समझ गया कि वो खुद को मारने वाला था। फिर आइरिस को रोकने के लिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है। उसने कहा, देखो आज मौसम कितना सुंदर है, हमें हर दिन ऐसा मौसम कहाँ दिखाई देता है। इससे हमें अपने जीवन के महत्व का अंदाजा होना चाहिए। अगर हमारे पास जीवन है तो हम हर चीज का आनंद ले सकते हैं। आइरिस समझ गई। वो कहती है, मुझे और मत रोको, मुझे इस दुनिया को छोड़ने दो। जब रिचर्ड पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो कि खुद को मारना चाहती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्योंकि हमें ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं। हमें मुश्किल समय से जूझते हुए खुले दिल से अपना जीवन जीना चाहिए। खुशी, गम, सुख, दुख ऐसी चीजें हैं जो आती जाती रहती हैं, इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तब आइरिस उसे बताती है कि मेरा एक छोटा बेटा था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। मैं उसकी मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। शायद यह गम मेरे साथ जीवन भर रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने जीवन से छुटकारा पा लूं। रिचर्ड कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें जितना बताना था उतना बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है, जो चाहो करो। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके शब्दों का आइरिस पर असर हुआ, इसलिए उसने अपनी जान लेने का मन बदल लिया और वहां से वापस आने लगी। वह लंबे समय तक रिचर्ड से बात करती रही और वे दोनों चलते चलते अपनी कारों के पास आ गए। रिचर्ड उसे फिर ऐसा न करने के लिए कहता है। आइरिस भी अपनी कार में जाने लगती है, लेकिन बात करने के बहाने रिचर्ड कार से बाहर आया। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक छतरी थी, जिससे उसने आइरिस के पेट में घुसाया और उसे तेज करंट का झटका दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। फिर रिचर्ड ने उसके हाथ पैर बांधे और उसे अपनी कार में डाल दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, क्योंकि वो वास्तव में एक हत्यारा था। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वैसे भी कुछ देर बाद जब आइरिस होश में आई, उसने उससे पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो आइरिस को बातों में उलझाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी घड़ी से अपने पति को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड को इस बारे में पता चल गया। वो कहता है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, वरना मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं घड़ी तुम्हारे हाथ में छोड़ देता। जब आइरिस अपनी जेब चेक करती है तो उसे एक छोटा चाकू मिलता है। चाकू की मदद से वो अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करती है। साथ ही वो रिचर्ड से बात करके उसे विचलित कर रही थी, ताकि उसे इस बात का कोई अंदाजा न हो। और जब वो रस्सी काट लेती है तो वो अचानक रिचर्ड पर हमला कर देती है, जिससे उसकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे में दोनों को थोड़ी चोट लगती है। वो उसे जोर से मारती है और आइरिस और रिचर्ड दोनों कार से बाहर गिर जाते हैं। आइरिस बिना समय बर्बाद किए अपने पैरों की रस्सी काट देती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, रिचर्ड उसके सामने आ जाता है, जिस पर उसने उसे छुरा मारा। वो कहता है, मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मुझे अपनी सारी तैयारियां पहले से करनी पड़ी थी। मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है जो तुम्हारे पूरे शरीर को पंगु बना देगा। इसका मतलब है कि कुछ घंटों तक तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देगा। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम भाग सकती हो और अपनी जान बचा सकती हो, क्योंकि धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होगा और शरीर का हर हिस्सा पंगु होने लगेगा। और ठीक 20 मिनट बाद जब तुम अपने नाखूनों को हिला नहीं पाओगी, तब तुम एक जीवित लाश बन जाओगी और तुम्हारा 20 मिनट का समय शुरू हो गया है। ये सुनते ही वो चाकू वहीं फेंक देती है और जंगल में भागने लगती है। अब जितना ज्यादा वो अपने शरीर को जोर देगी, इंजेक्शन का असर उतनी ही तेजी से होगा, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब वो थोड़ा दूर आई तो उसे एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं। वो पंगु हो रही है, जिसकी वजह से उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रिचर्ड से दूर जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर समय आया जब उसका दूसरा पैर भी काम करना बंद कर गया और अब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, इसलिए वो लेटकर आगे बढ़ रही थी और आइरिस एक जगह जाकर छिप गई। और जब उसे यहाँ नहीं मिलता है तो रिचर्ड दूसरी तरफ जाता रहता है।
लेकिन आयरिस के चेहरे पर बहुत सारे कीड़े चलने लगते हैं, जिससे वो चिल्ला उठती है। इससे रिचर्ड को पता चल गया कि वो कहाँ है, लेकिन इससे पहले कि वो आयरिस तक पहुंच पाता, वो पानी में चली जाती है और इसे प्राप्त करने के बाद वो आगे बढ़ने लगी। रिचर्ड उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि तुम तैर नहीं पाओगी। वो बिल्कुल भी तैर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी एक जगह आने के बाद वो बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर आती है। फिर लेटकर वो नदी से दूर आती है और लेट जाती है। 20 मिनट खत्म हो गए थे। इसका मतलब वो पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी। कुछ देर बाद यहाँ कोई घास काटने आया, जो इस तरह लेटी हुई आयरिस को देखता है। वो पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वो अपना शरीर सीधा भी नहीं कर पा रही थी। बूढ़ा आदमी उसे सीधा करता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी आंखें ही हिला पा रही है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम परेशान हो? फिर वो एक बार पलक झपकाती है, और जब उसे मना करना होता है तो वो 2 बार पलक झपकाती है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम रुको, मैं अंदर से कुछ लाता हूँ। वो आयरिस को उसमें रखता है और उसे घर के अंदर ले आता है। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर आयरिस अपनी पलकों से चिपकी रहती है। बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि दरवाजे पर जो भी आया है वो आयरिस के लिए खतरा है। और जब बूढ़े आदमी ने चेक किया तो वो सच में रिचर्ड था, जो इस बूढ़े आदमी के साथ ऐसा कर रहा था, मानो उसकी हालत बहुत खराब हो और उसे मदद की जरूरत हो। वो तुरंत बूढ़े आदमी के घर के अंदर आ गया। फिर वो बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। वो बुरी तरह रोने लगता है। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे या बस रोते रहोगे? रिचर्ड कहता है कि मेरे बेटे की मौत हो गई है। सदमे की वजह से मेरी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हम जंगल में बैठे थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। मुझे लगा कि वो यहाँ होगी, इसलिए मैं उसे ढूंढने यहाँ आया था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम उसे क्यों नहीं फोन करते? लेकिन उसका फोन कहीं खो गया है। फिर हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने सोफे के पीछे आयरिस को लिटा दिया है। वो रिचर्ड के ठीक पीछे थी, लेकिन वो उसे नहीं देख पाया। रिचर्ड फिर से रोने लगा। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे समय पर नहीं मिली और उसका शरीर खराब हालत में हो गया तो वो भी मर सकती है। अब बूढ़े आदमी को इन बातों का अंदाजा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रिचर्ड का फोन बजने लगा। यह देखकर बूढ़े आदमी को उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा फोन कहीं खो गया है। इसलिए अब बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैं पुलिस को फोन करूंगा, वे आपकी मदद कर सकते हैं। और जैसे ही बूढ़े आदमी ने फोन लगाना शुरू किया, रिचर्ड ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से फोन नीचे गिर गया। अब हालांकि वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन वो बहुत मजबूत था। वो आसानी से रिचर्ड को काबू कर लेता है और फिर उसकी बहुत पिटाई करता है। लेकिन इस गलती से रिचर्ड के हाथ में चाकू लग गया, जिसे वो बूढ़े आदमी के पैर में लगा देता है। दर्द से पीड़ित होकर वो बैठ गया। फिर रिचर्ड उसके पेट में भी चाकू लगा देता है और इस तरह बूढ़ा आदमी मर जाता है। अब रिचर्ड घर से बाहर चला गया और पेट्रोल लेकर घर वापस आता है, क्योंकि वो सब कुछ जलाकर खत्म करना चाहता था। वो हर जगह पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। खिड़की का पर्दा ऊपर नीचे होने लगता है, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। रिचर्ड देखता है कि घर के अंदर कोई है। वो जल्दी से घर के अंदर आता है, जहाँ उसे फिर से आयरिस मिलती है। वह उसे उठाकर ट्रक में डाल देता है और वहाँ से चला गया। अब आयरिस को इस आग से अपनी जान बचाना था। आयरिस को उसकी कॉल से पता चलता है कि रिचर्ड की एक पत्नी और एक बेटी है। वो कहती है, पापा, मैं माँ के साथ तुम्हारे पास आ रही हूँ। रिचर्ड कहता है, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ और समय अकेले रहना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है, लंबे समय तक अकेले रहो, अब मैं तुम्हें और नहीं रहने दूंगी, हम आ रही हैं। अब रिचर्ड की पत्नी और बेटी उसके पास आ रही हैं। अब जब आयरिस ट्रक में अकेली थी, वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इस हालत के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर एक छोटा लड़का ट्रक के पास आया। ये देखकर आयरिस अपने बेटे को याद करने लगती है। वो उसके साथ बिताए हुए समय को याद करने लगती है, लेकिन फिर बच्चे की माँ आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर रिचर्ड भी वापस आ गया। वो ट्रक लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। आयरिस को ट्रक में छोड़कर वो अपनी कार ठीक करने जाता है। इस बीच उसने अपनी कार से एक और इंजेक्शन लिया। वो उसे ट्रक में डाल देता है ताकि आयरिस फिर से पंगु हो सके। जब वो अपनी कार ठीक कर रहा था तो एक पुलिस अधिकारी वहाँ आया। जब वो आयरिस को देख रहा था तब रिचर्ड अधिकारी के सामने आ जाता है और उससे बात करने लगता है। अधिकारी उसे बताता है कि आपकी कार की रिपोर्ट छेड़ी गई है। ये सुनकर रिचर्ड कहता है, अरे अरे सर, क्योंकि ये कार मेरे दोस्त की है और मेरी पत्नी बहुत नशे में थी, इसी वजह से उसने कार को पेड़ से टक्कर मार दी और दुर्घटना की वजह से कार खराब हो गई। मैंने अपनी पत्नी को कार में छोड़ दिया था। अब मैंने एक नया ट्रक लाया है ताकि मैं अपने दोस्त की कार ठीक कर सकूं और अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकूं। अधिकारी पूछता है, क्या मैं आपकी पत्नी से बात कर सकता हूँ? फिर रिचर्ड कहता है कि आप उससे बात नहीं कर सकते। वो खिड़की को थोड़ा सा नीचे करता है,
जैसे ही अधिकारी का ध्यान उधर जाता है, वो आयरिस से बात करने जाता है। अधिकारी ने ट्रक में इंजेक्शन भी देखा जो रिचर्ड ने रखा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। फिर उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि अधिकारी वहीं मर गया। फिर उसने अधिकारी के शव को अपनी कार में रख दिया। उसने उसमें पेट्रोल डाला और आग लगा दी, और इस तरह उसने अधिकारी का काम खत्म कर दिया। एक बार फिर वो अपना ट्रक लेता है और चला जाता है। अब धीरे धीरे आयरिस पर लकवा का असर खत्म हो रहा था और अब वो बोलने की स्थिति में थी। वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक पत्नी और एक बेटी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। अभी भी समय है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे सड़क किनारे छोड़ सकते हो और जा सकते हो और जाकर अपनी पत्नी और बेटी से मिलो। वे तुमसे मिलने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए। वे तुम्हारा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवार है। अब आयरिस ने वो इंजेक्शन लिया जिससे उसने रिचर्ड पर हमला किया, लेकिन वो इंजेक्शन को दबाकर लगा नहीं पाती। रिचर्ड को कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। फिर रिचर्ड इंजेक्शन को अपने से दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम हारी हो, तुम हारी हो। वो कहती है, कृपया मुझे जाने दो, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे। रिचर्ड कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। वो आयरिस को नदी के किनारे खींच ले जाता है और उसे नाव में डालकर नदी के बीच में जाने लगता है, क्योंकि उसकी योजना आयरिस को वहां डुबोकर मारने की थी। फिर आयरिस की नजर उसके पीछे गई। उसने देखा कि रिचर्ड के पास एक चाकू है। वो रिचर्ड से कहती है कि मेरी आखिरी जेब में मेरे बेटे की एक तस्वीर है, मैं मरने से पहले उसे देखना चाहती हूँ, इसलिए कृपया पीछे से वो तस्वीर निकालकर मुझे दे दो। अब जैसे ही रिचर्ड तस्वीर निकालने के लिए झुका, तब आयरिस चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है। वो उसके चेहरे पर वार करती है। जैसे ही रिचर्ड पीछे हटा, आयरिस नाव को हिलाने लगी, जिससे रिचर्ड पानी में गिर गया और उसकी बंदूक नाव के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही रिचर्ड नाव पर हमला करता है, आयरिस बंदूक ले लेती है और रिचर्ड को लगातार गोली मारती है, जिससे वह घायल हो गया और एक बार फिर पानी में गिर गया। आयरिस सोची कि वो सुरक्षित हो गई है, लेकिन वो अभी भी मुसीबत में थी। गोली लगने की वजह से नाव में छेद हो गए थे, जहां से पानी आने लगा था। जैसे ही उसने देखा, पूरी नाव डूबने लगी, जिससे आयरिस भी पानी के नीचे जाने लगी। और जैसे ही वो पानी से बाहर आई, वो अपनी जान बचाकर बहुत खुश थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने एक हत्यारे से छुटकारा पा लिया। फिर उसने देखा कि रिचर्ड भी पानी से बाहर आया था, लेकिन गोलियों की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। अब आयरिस एम्बुलेंस बुला सकती थी ताकि रिचर्ड की जान बचाई जा सके, क्योंकि वो मदद के लिए भीख मांग रहा था, क्योंकि रिचर्ड ने उसे बहुत परेशान किया था। इसलिए रिचर्ड को इस तरह दर्द में छोड़कर वो वहां से चली जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म होती है।